गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सोल्यूशन। ठीक, पिछले क्लास में मैंने सोल्यूशन में क्या डिस्कस किया था, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हाँ, द वेपर प्रेशर of solution becomes equal to vapor pressure of solid। vapor pressure of solid, ठीक है ना। देखिए जब क्या होता है, किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, उसके सॉलिड के इक्वल हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना। अब देखिए जरा, हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर ले लिया प्रेशर। ठीक है ना, ये हमारा लिक्विड का वेपर प्रेशर है, जैसे वाटर का वेपर प्रेशर है लिक्विड का। ठीक, और ये हमारा क्या है, सॉलिड का वेपर प्रेशर है। जब वाटर किस में चेंज हो जाए, आइस में। वाटर किस में चेंज हो जाए, आइस में। ठीक है ना, तो उसके वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। तो ये किसका वेपर प्रेशर है, सॉलिड का वेपर प्रेशर है। अब हमने क्या ले लिया, सॉल्यूशन। ठीक, देखो सॉल्यूशन को जब ठंडा करेंगे तो ठंडा करते 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 जब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, एट दैट पॉइंट यह क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। हाँ, दिस पॉइंट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और दिस पॉइंट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। दिस पॉइंट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। ठीक, और दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। अब देखो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वह क्या है, प्योर वाटर के कंपेरिजन में कम है। हाँ, तो इसका फायदा हम अपनी डेली के लाइफ में कैसे उठाते हैं कि अगर प्योर वाटर का आपने आइस बना दिया, प्योर वाटर को किस में चेंज कर दिया, आइस में। ठीक है ना, तो जब प्योर वाटर को आइस में चेंज करेंगे तो होता क्या है कि जब उस आइस को बाहर निकालेंगे तो बहुत जल्दी मेल्ट कर जाता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि और 0 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। लेकिन जब उसी आइस में थोड़ा सा हम नमक मिला दें या फिर ग्लूकोज मिला दें या फिर कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दें, ठीक है ना, तो वह जो वाटर है 0 डिग्री पे फ्रीज ना होकर के 0 डिग्री से कम पे फ्रीज होगा, -1 -2 -3 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है ना, तो होता क्या है कि ऐसे आइस को ज़्यादा टाइम लगता है किसमें, पिघलने के लिए। ठीक है, तो कमर्शियली हम इसका यूज करते हैं कि हम क्या करते हैं, बर्फ में पानी में नमक मिला करके उसको मेल्ट करते हैं। ठीक है ना, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होता है, फिर वो 0 से नीचे जाकर के क्या होता है, फ्रीज होता है। ठीक है ना, दिस इज नोन एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना कम हो गया, आगे बात समझ में। तो इसमें देखिए क्या है, लेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सॉल्वेंट इज इक्वल टू T0F, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
सॉल्यूशन इज इक्वल टू TF, है ना। हाँ, तो डिप्रेशन कितना हो जाएगा, कितने का डिफरेंस आ जाएगा, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF माइनस डेल्टा नॉट, है ना। इधर देखिए, सॉरी, T0F माइनस TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट माइनस वेपर पर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आगे बात समझ में। तो देखो, ये जो डेल्टा TF होता है, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, वेयर M इज इक्वल टू मोलैलिटी, ठीक है ना। अब देखो, डेल्टा TF, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज द KF। आ गई बात समझ में, हाँ, वेयर KF इज इक्वल टू मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और M इज इक्वल टू क्या है, मोलैलिटी। M इज इक्वल टू क्या है, मोलैलिटी, और KF इज इक्वल टू मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। आगे बात समझ में। चलिए छपिए इसको। देखिए, मोलैलिटी इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, होता है ना, बोलिए। वेयर W2 इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, बोलो, M2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W1 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। देखो, इसको हम इसमें पुट कर दें, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, और M इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, ठीक। अच्छा देखो, अगर हमें मोलर मास निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, मोलर मास इज इक्वल टू ये यहाँ पे जाएगा तो डेल्टा TF कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1, दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आई बात समझ में, छपिए।
चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या है? हाँ, 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 200 gram water. Find the freezing point of solution, ठीक है ना। KF is given that KF is equal to 1.52, KF की वैल्यू कितनी है? 1.52। चलिए 2 मिनट है आपके पास, आप लोगों के पास इस क्वेश्चन को करने के लिए, करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट। W2 की वैल्यू कितनी है? 18 ग्राम, है ना। चलो डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? W1 200 ग्राम, क्लियर है। और M2 कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। M2 कितना हो जाएगा? क्या है? ग्लूकोज है ना। हाँ, ग्लूकोज का होता है 180। KF की वैल्यू दिया है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF इक्वल टू कितना है? 1.52। क्लियर है। चलो देखो फार्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है? KF इंटू W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1। अभी तो बताया KF की वैल्यू कितनी है? 1.52 इंटू W2 की वैल्यू कितनी है? 18 ग्राम इंटू 1000 अपान में 180 इंटू W1 की वैल्यू 200। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 18 से 18 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा? 0.76, 0.76 है ना। 7 2 जा 14, 1 बच गया, तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ गई? 0.76। डेल्टा TF इक्वल टू 0.76, ठीक है ना। पूछ क्या रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। यानी आपसे जो पूछ रहा है दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो डेल्टा TF इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? डेल्टा TF इक्वल टू TF माइनस T नॉट F। बोलिए। अच्छा देखो TF की वैल्यू आपसे क्या हो रहा है? TF सॉरी डेल्टा नॉट TF अपॉन माइनस TF, क्लियर है। इधर देखो TF की वैल्यू पूछ रहा है, ये इस साइड आएगा तो ये इस साइड चला जाएगा, तो TF इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? T नॉट F माइनस डेल्टा TF लिख सकते हैं ना। बोलिए। अच्छा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है ना। अगर आप किस में लेना चाहें केल्विन में तो 273,
ठीक, माइनस इधर देखिए डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आई है 0.76 यानी माइनस 0.76 डिग्री सेल्सियस। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 200 ग्राम वाटर में हम कितना ग्लूकोज मिला दें, 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दें तो वह सॉल्यूशन -0.76 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या होगा, फ्रीज होगा, बजाय किसके 0 डिग्री सेल्सियस के। आई बात समझ में? चलिए छपिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ठीक है, हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय, हैज बीन prepared by dissolving 34.2 ग्राम in 500 ग्राम वाटर। ठीक, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन will be, what will be freezing point of solution, freezing point of solution गिवन है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ये के की वैल्यू है। ठीक है, लगे इस क्वेश्चन को। देखिए सुक्रोज जो होता है ना, हाँ, सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C12H22O11 और इसका जो मोलर मास होता है, मोलर मास जो होता है वो होता है 342। देखिए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू W2 इंटू 1000
अपॉन m2 इंटू W1। Kf की वैल्यू कितने 1.86, W2 की वैल्यू कितनी है 3.34.2 है ना। चलो इंटू 1000 अपन में मोलर मास कितना है 342 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम वाटर है ना। चलो देखो यही से कैंसिल हो जाएगा, हाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 342 हो जाएगा, पॉइंट हट गया, सीधे सीधे कैंसिल हो गया, हाँ 5 2 जा, अरे सॉरी ये तो वो हो चुका है ना, नीचे क्या बचा है 1.86 अपॉन 5 बचा है ना। अब 1.86 में क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3, हाँ 18 3 बचा 35 2 नियरली इतना आएगा, चेक कर लीजिएगा 0.372 ठीक। तो TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसको क्या लिखते हैं TF नॉट माइनस डेल्टा TF 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.372 क्लियर है। तो कितना आ जाएगा -3.72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है ना, समझिए बात को। हमने प्योर वाटर ले लिया, ठीक, क्या ले लिया प्योर वाटर, ठीक, हमने प्योर वाटर ले लिया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक कॉलम हम इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक कॉलम हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक ना, हमने एक ट्यूब इंसर्ट कर दिया जिसका कि एक एंड जो है ये वाला एंड किससे सील है पार्चमेंट मेम्ब्रेन से, ये वाला किससे सील है, इसको कह लीजिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं या पार्चमेंट मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, यह मेम्ब्रेन अपने आर पार केवल कुछ सेलेक्टेड चीज़ों के मूवमेंट को ही क्या करता है अलाउ करता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हम लोग के घर में क्या होती है चाय छन्नी होती है, तो हम चाय छानते हैं ना, हाँ, तो उस चाय छन्नी में जो क्या होता है होल होता है, छेद होता है, इतना छोटा छोटा होता है कि वह अपने आर पार
चाय की पत्ती को पार करने के लिए अलाउ नहीं करती है। उससे केवल क्या पार हो सकता है, वाटर, या उससे क्या पार हो सकता है, वाटर के अंदर शुगर मिला दिया वो पार हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आपकी खिड़की है, ठीक है ना, अब अगर आपको एक पेन का लेन देन करना है खिड़की के इस पार से उस पार तक, तो आप एक खिड़की के अंदर से एक पेन पकड़ाएंगे, उधर वाला क्या करेगा, पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी साइज क्या है, छोटी है। बोलिए। लेकिन अब किसी बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को आप सोचे कि खिड़की के इस पार से उस पार पकड़ा दे, तो वो अलाउ नहीं करेगा मूवमेंट को। हाँ, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है ना, यह अपने आर पार केवल कुछ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ही क्या करता है, मूवमेंट को अलाउ करता है, ठीक है ना। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग सेल्स, जिसको हम लिविंग सेल्स में इसको किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। इसके आर पार बड़े मॉलिक्यूल्स क्या ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं, केवल क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वाटर, और वाटर के साथ में मिनरल्स, आयंस, ठीक है ना। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ग्लूकोज पार नहीं हो सकता, सुक्रोज पार नहीं हो सकता, बड़े मॉलिक्यूल्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स है वो पार नहीं हो सकते, केवल क्या पार हो सकता है, वाटर और साथ ही साथ आयंस। आगे बात समझ में। अब देखो होता क्या है कि हमने इसके अंदर सॉल्यूशन भर दिया। क्या भर दिया, सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने सॉल्यूशन भर दिया। किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है, शुगर का सॉल्यूशन हो सकता है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक ना। अब जिसको क्या करेंगे, हम इसको जैसे ही वाटर के अंदर क्या करेंगे, डालेंगे, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है क्या करेगा, मूवमेंट चालू कर देगा। कहाँ, इस ट्यूब के अंदर। किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। आगे बात समझ में। बोलिए। तो होगा क्या कि धीरे धीरे इस ट्यूब में जो सॉल्यूशन है उसकी हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाइट क्या हो जाएगा, इसमें सॉल्यूशन की हाइट बढ़ जाएगी ना। तो एक बात समझिए कि हम ऑस्मोसिस को क्या डिफाइन करते हैं। अच्छा देखो, इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, प्योर वाटर से ज़्यादा ही होगा। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन प्योर वाटर से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा ही होता है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अच्छा, इसका डेली का एग्जांपल हमारे लाइफ में देखने को कहाँ मिलता है, ठीक है ना, कि अगर हमने एक डिश लिया, ठीक है ना, उस डिश में हमने क्या डाल दिया, रेजिन्स, वाटर। हमने गिलास, इसको ऐसे न लीजिए, हमने गिलास लिया, गिलास में पानी भरा, हाँ, पानी भरने के साथ हमने इसमें क्या डाल दिया, रेजिन्स। क्या डाल दिया, रेजिन्स। रेजिन्स जानते हो ना, हाँ, अच्छा, किशमिश, किशमिश जानते हो ना, वो किशमिश हमने इसके अंदर डाल दिया। अब ये होता क्या है कि किशमिश को हमने वाटर के अंदर डाला, हाँ, तो इस किशमिश के अंदर वाटर क्या करता है, मूव करके आना चालू होता है। बोलो, होगा ना। और यह क्या हो जाता है, हाँ, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, फूल जाता है ना। अब देखो इसके अंदर क्या लगा हुआ है, क्योंकि ये ह्यूमन सेल से, अरे सॉरी, लिविंग सेल था ये कभी, तो इसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी तरह बिहेव करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब एक बात और समझिए कि इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल तब तक क्या होता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, जब तक कि प्योर वाटर और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्वल न हो जाए। इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल तब तक क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, जब तक कि सॉल्यूशन और वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल न हो जाए, ठीक है ना। इस रेजिन्स के अंदर भी वही कहानी है। अब समझिए जरा, पूरी दुनिया का प्योर वाटर अगर इस किशमिश के अंदर आ जाए,
पूरी दुनिया का प्योर वाटर, इस धरती पे जितना प्योर वाटर है सारे के सारे अगर इस किसमिस में समा जाए, इस रेजिन्स में समा जाए, तब भी इसका कंसंट्रेशन है प्योर वाटर से ज़्यादा ही होगा। कभी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन प्योर वाटर के इक्वल नहीं हो सकता, है ना। जब भी होगा तो उसका कंसंट्रेशन प्योर वाटर से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, भले पूरी दुनिया का प्योर वाटर इसके अंदर क्यों ना समा जाए। अब पता क्या चला कि एक रेजिन्स को हमने प्योर वाटर के अंदर डाला, वो फूलता गया, पूरा पता क्या चलेगा कि पूरी दुनिया का पानी उसके अंदर समा गया। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, ऐसा नहीं ना होता है। तो होता क्या है कि देखिए, जब इसमें हाइट क्या होती है, सॉल्यूशन की बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये जो सॉल्यूशन है यह इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या करता है, एक तरह का फोर्स अप्लाई करता है। एक तरह का क्या अप्लाई करता है, फोर्स। ये फोर्स क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट को रोकता है। हाँ, इसको इस तरह से समझिए कि आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक, स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन में चढ़ने के लिए तो पहले ट्रेन का कोच क्या है, खाली है। ट्रेन का कोच क्या है, खाली है। अब जल्दी जल्दी चढ़ गए, चढ़ करके बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया। हाँ, भीड़ होने के बाद अगर आप फिर एकदम तगड़ा वाला भीड़ है, उसे गेट तक लोग क्या है, बैठे पड़े हैं। अब उसके बाद अगर आप चढ़ने की कोशिश करोगे तो बाहर से आप अंदर चढ़ने की कोशिश करोगे, अंदर वाले ढकेल के बाहर कर देंगे, है ना। तो ये जो क्या है, इसके अंदर रेजिन्स के अंदर जो सॉल्यूशन है वो क्या करेंगे, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक तरह का प्रेशर लगाएंगे, ठीक है ना, जो कि वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट को क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है ना। जब वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट रुक जाए, किसकी वजह से, इस प्रेशर की वजह से, तो इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड। किसके साइड से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, सॉल्यूशन साइड से, ठीक है ना। किस पे, ऑन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू स्टॉप मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। आगे बात समझ में। तो दो चीजें यहाँ पे समझ में आई। तो ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना, टुवर्ड्स द सॉल्यूशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस को क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर concentration towards higher concentration, हाँ, from semi permeable membrane, इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, ठीक है ना। और ऑस्मोसिस को हम किससे रिप्रेजेंट, और रुक जाओ भाई, नेक्स्ट हम क्या देखे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिनोट करते हैं, पाई से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम क्या लिखेंगे, द प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम सॉल्यूशन साइड, द प्रेशर अप्लाइड ऑन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू स्टॉप movement of solvent from solution side, ठीक। सॉल्यूशन साइड से लगाया गया प्रेशर जो सॉल्वेंट के मूवमेंट को क्या कर दे, कंप्लीटली
स्टॉप कर दे तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे बात समझ में, छाप लीजिए। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना, उसी तरह से क्या होता है, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है ना। वेयर पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, V इज इक्वल टू वॉल्यूम, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, R इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, गैस कांस्टेंट, और T इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक। अच्छा देखिए अगर V को हम इधर लेते आए तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। हाँ ये देखिए क्या हो गया, दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। बोलिए, वेयर सी इज इक्वल टू क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा देखिए नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम और क्या लिखते हैं, मास अपन मोलर मास। हाँ तो पाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास अपान मोलर मास, एन की जगह इंटू आर इंटू टी अपान वी। हाँ वे W2 इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सल्यूट, और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सल्यूट। क्लियर है, चलिए नोट करिए इसको जल्दी। चलिए एक पॉइंट और बता करके, ठीक है ना, आज का क्लास छोड़ते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरओ। सुना है कभी, वही घर में जो आरओ लगा होता है, वाटर प्यूरिफायर, ठीक है ना, उसी का क्या नाम है, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी हमने आपको क्या बताया
कि हमारा क्या है, ट्यूब है, इस ट्यूब में क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन, और इसके बेस पे क्या, यह इसका बेस सील है किससे, सेमी परमेबल एसपीएम से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किससे सील है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। बात समझ में आ गई। अब देखो कि अगर इसके सॉल्यूशन साइड से हम प्रेशर लगाना चालू कर दें, इसके सॉल्यूशन साइड से क्या लगा रहे हैं, प्रेशर, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू कितनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है। तब क्या होगा, अब सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट बाहर निकलना चालू हो जाएगा, हाँ, वाटर बाहर निकलना चालू हो जाएगा इससे। हाँ, अब बताइए, जब इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो क्या इसमें से दूसरे मॉलिक्यूल बाहर आ पाएंगे, बैक्टीरिया बाहर आ पाएगा इससे, नहीं। क्यों, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल किसके मूवमेंट को अलाउ करता है, वाटर मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रोलाइट, यानी आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, यही सब ना। देखो इसमें से केवल प्योर वाटर के मॉलिक्यूल बाहर आएंगे, बाकी बैक्टीरिया इसी में रह गए, वायरस इसी में रह गए, हाँ। दूसरे ऐसे इम्प्योरिटी जिसकी साइज क्या है, बड़ी है, इसी में रह गया, ठीक ना। केमिकल्स को नहीं रोक सकता, जिनकी साइज क्या है, छोटी है, हाँ, या गैसेस को भी नहीं रोक सकता, जो क्या है हमारा हैजार्डस है, पॉइजनस गैस अगर वाटर में मिक्स हो गया है तो इसको भी नहीं रोक सकता, ठीक है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस वो नहीं रोक सकता। तो उसके लिए क्या करते हैं, आरओ में एक्टिवेटेड चारकोल का 2-3 पाइप लगा देते हैं, है ना। चारकोल समझते हैं ना, चारकोल का मतलब क्या, कोयला, लकड़ी का कोयला। उसमें क्या करते हैं, लकड़ी के कोयले को पीस करके उसके अंदर क्या करते हैं, लगा देते हैं, तो वो क्या करता है, हैजार्डस केमिकल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आई बात समझ में। तो ये हमारा ऑस्मोसिस का क्या है, रिवर्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हमारा किस में यूज किया जाता है, वाटर प्यूरीफायर, ठीक है ना। तो व्हेन pressure applied from solution side, ठीक है ना, the movement of solvent molecule takes place from solution to the solvent, ठीक, is known as रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है ना। और इसका एप्लीकेशन क्या है, हाँ, वाटर प्यूरिफिकेशन, अगर आरओ का कुछ और यूज है तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आरओ का क्या यूज है। चलिए, थैंक यू टू ऑल, कल मिलते हैं। हाँ, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कल मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्वांटा फैक्टर, ठीक, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछे जाते हैं हर जगह, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और उसके बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा।